नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हम आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े सभी सवालों के जवाब देते हैं, साथ ही म्यूचुअल फंड से जुड़ी सभी जानकारी भी देने की आपको हम कोशिश करते हैं। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में ख़ास क्या है। बैलेंस्ड फंड और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में क्या एक तरह की टैक्स देनदारी होती है? रेगुलर इनकम के लिए क्या आर्बिट्राज फंड में निवेश करना ठीक होगा? क्या पीपीएफ से में निवेश रोककर म्यूचुअल फंड में निवेश करना सही होगा? और फंडनामा में इस हफ्ते हम जान रहे हैं अपने एक्सपर्ट से कि ईएसजी फंड क्या होते हैं और इसमें क्या निवेशकों को निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज मठपाल। पंकज जी, स्वागत है आपका शो में। कैसे हैं आप? थैंक यू स्वाति, एकदम ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया सर। पहला सवाल ले लेते हैं। अरविंद कुमार जी का सवाल है, ईमेल के जरिए सवाल भेजा गया है। जानना चाहते हैं कि टैक्सेशन के एंगल से बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और बैलेंस्ड फंड क्या सेम होते हैं? क्या दोनों में इक्विटी फंड जैसा टैक्सेशन होता है या फिर डेट फंड जैसा? देखिए स्वाति, बैलेंस फंड यानी कि जो कि अग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी हाइब्रिड फंड है, या फिर हम बात करें बैलेंस एडवांटेज फंड की, तो वो भी हाइब्रिड फंड होता है। यानी कि दोनों में जो निवेश होता है वो इक्विटी और डेट दोनों में होता है जी। लेकिन जो टिपिकली बैलेंस फंड होते हैं वहां पर इक्विटी एलोकेशन 65% होता है और जो डेट एलोकेशन है वो 35% होता है। अच्छा। और जो बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं वहां पर ये फंड मैनेजर के हाथ में है कि उनको कितना एलोकेशन इक्विटी में करना है और कितना डेट में करना है। ओके। लेकिन दोनों ही फंड की अगर बात करूं तो यहां पर मतलब जो बैलेंस फंड है वहां पर तो क्योंकि इक्विटी एलोकेशन 65% है, और क्योंकि अगर इक्विटी एलोकेशन किसी भी फंड में 65% या उससे ज्यादा हो तो वो इक्विटी टैक्सेशन के लिए क्वालिफाई कर जाता है। तो बैलेंस फंड तो डेफिनेटली इक्विटी में क्वालिफाई हो ही गया। और जो बैलेंस एडवांटेज फंड है यहां पर भी जब इक्विटी एलोकेशन अगर कम हो तो वहां पर आर्बिट्राज में एलोकेशन कर दिया जाता है, और आर्बिट्राज को भी हम इक्विटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो मतलब जो नेट एलोकेशन है वो भी बैलेंस एडवांटेज फंड में 65% कर दिया जाता है आर्बिट्राज को मिलाकर या फिर हेजिंग वगैरह करके। तो इस तरह से वो भी इक्विटी के लिए, इक्विटी टैक्सेशन के लिए क्वालिफाई हो जाता है। तो अगर किसी तो फंड में पंकज सर, अगर किसी बात करें या बैलेंस एडवांटेज फंड की, दोनों में इक्विटी का टैक्सेशन लागू होगा। तो यहाँ पर जो सेबी का कैटेगराइजेशन वाला जो सर्कुलर है पंकज जी, उसमें लिखा हुआ है कि बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में 40 से 60% ऑफ टोटल एसेट्स रखना है, और डेट इंस्ट्रूमेंट में भी 40 से 60% ऑफ टोटल एसेट्स। तो अगर ये 60 से ऊपर नहीं जा सकते हैं इक्विटी में, तो फिर यहाँ पर इक्विटी का टैक्सेशन कैसे होगा? बिल्कुल, देखिए मैं बात कर रहा हूं जहां जो टिपिकली हम बात करते हैं अग्रेसिव हाइब्रिड फंड की। अच्छा। तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जो होते हैं उनमें यूजुअली आप देखेंगे तो 65% से ज्यादा ही इक्विटी एलोकेशन होता है। बट यस, आप जो बात कर रहे हैं कि बैलेंस फंड जो आज की डेट में नई कैटेगरी में बैलेंस फंड है, अगर वहां पर आपका एलोकेशन 60% से नीचे नहीं रहे, से ज्यादा नहीं रहेगा, 65% ज्यादा नहीं रहेगा, तो उस केस में इक्विटी टैक्सेशन नहीं लगेगा। ओके। और साथ ही जो आपने अभी पॉइंट कहा है कि अगर सेबी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं हाइब्रिड, क्योंकि हम बैलेंस एडवांटेज फंड को डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड भी कहते हैं जी। और ऐसे में आप देखेंगे तो किसी एएमसी का यदि डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड ऐसा है कि वहां पर कभी कभी इक्विटी एलोकेशन कम होता है और वहां पर आर्बिट्राज नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दूं एसबीआई, तो एसबीआई के केस में जो डायनेमिक एलोकेशन फंड है, क्योंकि डायनेमिक एसेट एलोकेशन
और बैलेंस एडवांटेज फंड एक ही Same है। कैटेगरी है। जी जी लेकिन एसबीआई जिस तरह से मैनेज करती है वहां पर आपके रिडेम्पशन पर डिपेंड करता है कि आप रिडीम कर रहे हैं उस वक्त किस तरह का पोर्टफोलियो रहेगा। Okay. बट अदरवाइज इन जनरल मैं बात कर रहा हूं कि यदि आपके फंड में 65% से एलोकेशन ज्यादा है आपके बैलेंस फंड के अंदर, या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड में उसको आर्बिट्राज को साथ में मिलाकर आपका जो कंट्रीब्यूशन है, एलोकेशन है, वो 65% से ऊपर होता है, जो कि अधिकतर फंड में है, तो इस हिसाब से उस पर इक्विटी का टैक्सेशन लगेगा। बट जैसा आपने बोला, यदि वो एलोकेशन कम होता है, नेट एलोकेशन, क्योंकि वो हाइब्रिड में भी इन्होंने कंजर्वेटिव हाइब्रिड, बैलेंस्ड हाइब्रिड और अग्रेसिव हाइब्रिड ये 3 कैटेगरी की हुई हैं। तो अग्रेसिव में तो अलाउ किया हुआ है, वहाँ पे तो 65 से 80% इक्विटी में डालना ज़रूरी है। कंजर्वेटिव में 10 से 25% इक्विटी में डालना मैंडेटरी होता है। बैलेंस्ड हाइब्रिड में उन्होंने लिखा हुआ है 40 से 60% और वहाँ पे आर्बिट्राज अलाउ नहीं करेंगे, ये उन्होंने लिखा हुआ है। बिल्कुल सही। आप जिस बात कैटेगरी की बात करें, मेरा एक्चुअली एजम्पशन ये है कि जब क्वेश्चन पूछा गया है ईमेल में जी, तो हम इस से पहले, इस कैटेगरी से पहले बैलेंस फंड उन्हीं को बोलते थे जिनमें 65% एलोकेशन इक्विटी में होता था। अच्छा, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि जिसने सवाल पूछा है वो बैलेंस फंड उनको ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा। पर अगर आप ये सोचती हैं कि जो अभी की कैटेगरी के हिसाब से आप 3 कैटेगरी बता रही हैं, तो जहां पर 65% एलोकेशन नहीं है वहां तो पर वहां debt पर फिर इक्विटी वाला टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा। ओके। मेरा एजम्पशन ऐसा है कि जनरली जब लोग बैलेंस फंड की बात करते हैं आज भी, तो उसी बैलेंस फंड की बात करते हैं जहां पर 65% एलोकेशन हुआ करता था। ओके सर। आप जो कैटेगरी की बात कर रहे हैं, एग्री विद यू, अगर आप इस तरह से अग्रेसिव और ये बैलेंस की यहाँ पर 65% नहीं होगा तो नॉन इक्विटी का टैक्सेशन यहाँ पर अप्लाई होगा। जी जी, चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं गौरव पांडे जी। एसके अग्रवाल। यस मैडम। बताएं सर, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा मैडम एक प्रश्न ये था कि डेट फंड की जगह यदि मेरे पास कुछ सरप्लस मनी है और मैं रेगुलर इनकम चाहता हूँ, तो क्या मैं हाइब्रिड आर्बिट्रेज फंड में लमसम इन्वेस्ट करके रेगुलर इनकम एट अराउंड 6% पर एनम में जनरेट कर सकता हूँ? क्या तो यूज कर सकता हूँ? सर आर्बिट्राज फंड में पर एनम की बात कर रहे हैं आप, राइट सर? हाँ जी, पर एनम 6% अराउंड 6%, क्योंकि डेट फंड का तो आजकल थोड़ा सा अनस्टेबल चल रहा है। पंकज सर, आर्बिट्राज फंड में इस तरह के रिटर्न की उम्मीद करना कितना सही है या रियलिस्टिक है राधा? हालांकि देखिए, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है बहुत हाई नहीं है। आप 6% एनुअल की बात कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि 5-6% के आसपास रिटर्न मिलना यहाँ पे पॉसिबल भी है। लेकिन आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि यहाँ आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा नहीं है। आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है कि आप इक्विटी मार्केट में आप कैश मार्केट में बाय कर रहे हैं, डेरिवेटिव में सेल कर रहे हैं, या फिर एक एक्सचेंज में बाय कर रहे हैं, दूसरे एक्सचेंज में सेम टाइम पर उसको सेल कर रहे हैं। तो इस तरह से जो प्राइस डिफरेंस होता है उसका फायदा उठाया जाता है। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं कि वॉलेटिलिटी अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो आर्बिट्राज में आपको अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन 5-6% की है तो मेरे हिसाब से फिर फिक्स डिपॉजिट में या फिर जैसे कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। और उसके बजाय अगर आप इक्विटी सेविंग फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहें जहां पे आर्बिट्राज के साथ साथ डेट भी होता है, हालांकि आपने भी सवाल में बोला कि डेट से थोड़ा सा आप बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है, हाँ। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि उस तरह के फंड मेरे हिसाब से बेटर होंगे। लेकिन आर्बिट्राज में अगर आप 5-6% की उम्मीद करके चल रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अग्रवाल जी सवाल के जवाब मिल गए आपको? हाँ, जवाब मिल गया। एक्चुअली टैक्स एफिशिएंट भी होते हैं आर्बिट्राज, इसलिए मैं पूछ रहा था। ओके सर। एफडी वगैरह में भी वो नहीं है मिलता उतना। इनकम की बात कर रहे हैं, जब आप एक रेगुलर इनकम एक्सपेक्ट करते हैं तो वो हिसाब से मैंने आपको बोला कि बहुत ज्यादा यहाँ पर। और देखिए, टैक्स एफिशिएंट है, लेकिन अगेन अगर आप कहीं पोस्ट ऑफिस में करते हैं या एफडी करते हैं तो गारंटीड रिटर्न होते हैं। यहाँ पर मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ, डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनकम अगर आप एक रेगुलर इनकम की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं रहेगा, ऐसा मेरा विचार है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर लेते हैं गौरव पांडे जी का सवाल। पोर्टफोलियो में इनके पास करीब 5 फंड्स हैं जिसमें 4000 की एसआईपी चल रही है सभी में। बाकी इनके पास पीपीएफ भी है और एचडीएफसी का टर्म प्लान भी है।
5 साल से निवेश कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू जो है फोलियो की वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है, करीब 3.5 लाख के आसपास है। उनको लगता है उन्होंने एसआईपी की रकम बहुत कम रखी थी, इसलिए अब उन्होंने ग्रेजुअली एसआईपी की रकम 5,000 जो 2015 में थी उसको बढ़ाकर 2020 में करीब 20,000 रुपये कर दी है। और इन्होंने लिखा है कि इन्होंने ये 2 महीने पहले ही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया था और गोल्स के लिए करेंट नो रिक्वायरमेंट ऑफ मनी इन नियर टर्म, तो आप इसको 6 से 8 साल के लिए अगर रिव्यू कर सकते हैं कैसा है पोर्टफोलियो। एक सवाल बहुत क्लियरली पूछा है कि क्या पीपीएफ का जो निवेश इनका चल रहा है उसको बंद करके इसे म्यूचुअल फंड में निवेश करना बेहतर होगा, या फिर किस तरह का कॉर्पस ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो से अगले 10 साल में? पंकज सर। स्वाति, आप देखिए एग्री करेंगी कि चाहे पीपीएफ में रिटर्न्स बहुत अट्रैक्टिव ना मिले, लेकिन वहां पे बहुत सारे बेनिफिट हैं, मतलब कि सॉवरेन गारंटी है जी, आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है और जो रिटर्न मिलते हैं, जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री है। तो इस हिसाब से मैं तो ये बोलूंगा कि पोर्टफोलियो में आपको थोड़ा एलोकेशन डेट का हम सजेस्ट करते ही हैं, और ऐसे में पीपीएफ एक अच्छा ऑप्शन है, तो इसको आप कंटिन्यू करें, उसको आप ना टच करें। उसके अलावा जो इक्विटी में आप कर रहे हैं वहां पर बिल्कुल आपने बढ़ाया भी है इन्वेस्टमेंट को, और आगे बढ़ाते रहिए, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और साथ ही आपको शायद थोड़ा अगर स्मॉल कैप में ऐड करना है तो मैं बोलूंगा कि आपको कैनरा रोबेको स्मॉल कैप या एसबीआई स्मॉल कैप फंड को आप ऐड कर लें, क्योंकि नजरिया आपका लंबा है और यहां पर आप चलते रहें। और जहां तक एक्सपेक्टेशन है कि कितना पैसा बन पाएगा इसके साथ में आपको 8 साल में, तो देखिए म्यूचुअल फंड रिटर्न्स गारंटीड तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि हिस्टोरिकली जो हमने रिटर्न्स देखे हैं इक्विटी में, तो लगभग 8 साल में आप 40 लाख के आसपास अपने जो इन्वेस्टमेंट है इसको लेकर शायद जुटा पाएंगे। पंकज सर, इनके पोर्टफोलियो में एक फंड है जिसका नाम अमूमन हमें सुनने को नहीं मिलता है, वो है यूटीआई मास्टर शेयर। जरा इस फंड के बारे में कुछ बताएं, कैसा फंड है, परफॉर्मेंस कैसा रहा है इसका? काफी पुराना फंड है, एक लार्ज कैप फंड है ये, और परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, कोई ऐसा मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत कंसिस्टेंट और टॉप 10 में है हमेशा, लेकिन ये रख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं इसमें। इस वक्त मैं किसी फंड से इनको एग्जिट की सलाह तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन पुराना फंड है, बहुत पुराना फंड है, और परफॉर्मेंस की ठीक ठाक रही है, एवरेज परफॉर्मिंग है, और आज के हिसाब से अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो अच्छा पोर्टफोलियो है इसका। ठीक है, चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे और जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज मठपाल। अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास सवाल आया हुआ है सुचैत का। इनका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है पंकज सर, बहुत बड़ा इनफैक्ट, और इन्होंने लिखा है कि इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू किया है 2 साल के ब्रेक के बाद। ये मान रहे हैं कि इन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लिया है, लेकिन इसके पीछे की वजह ये दे रहे हैं कि फ्रैंकलिन के साथ जो हुआ था, जब 6 स्कीम्स उनकी बंद हुई है, तो उसके बाद से ये थोड़ा डर गए हैं और आई एम ट्राइंग टू ओवर डाइवर्सिफाई माई पोर्टफोलियो। तो पहली बात तो कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं। एक गोल है, बेटा अभी 13 साल का है, 18 साल पे कुछ पैसे की ज़रूरत होगी, तो एक तो पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए, ऊपर से फिर इनका 20,000 का ये चाहते हैं पर मंथ अब निवेश शुरू करना, तो वो कैसे किया जाए ये भी जानना चाहते हैं। तो ये पहले पोर्टफोलियो या देख के बताइए। खूब सारे मतलब बहुत सारे फंड्स हैं इस पे। बिल्कुल स्वाति, देखिए पहली बात तो ये आपने देखा होगा, कई बार मैं भी सलाह देता हूं कि आप एक कैटेगरी में एक से ज़्यादा फंड रख सकते हैं, तो आपको उससे थोड़ा सा एक अलग अलग फंड मैनेजर के जो स्टाइल है उसका फायदा मिलता है। लेकिन यहां पर थोड़ी सी स्थिति डिफरेंट है। इन्होंने इंडेक्स अपने पोर्टफोलियो में एक से ज्यादा इंडेक्स फंड रखे हुए हैं जी। अब जो इंडेक्स फंड होता है वहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं कि फंड मैनेजर अपने विजडम के हिसाब से स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। इंडेक्स फंड जो होते हैं उनमें जो इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक्स हैं वही आपके इंडेक्स फंड में है, मतलब इंडेक्स में ही इन्वेस्ट किया जा रहा है।
तो इंडेक्स फंड में आपको इस तरह से एक से ज्यादा फंड रखने की कोई जरूरत नहीं है और आपको उससे कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। और जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन वाला जो एग्जांपल दिया उसका भी यहां पर कोई मतलब रिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर हम फ्रैंकलिन की बात कर रहे हैं तो वहां पर था सिक्योरिटी सिलेक्शन, लेकिन अगेन इंडेक्स फंड के अंदर आप शेयर्स या सिक्योरिटी सिलेक्शन पर कोई विशेष ध्यान देते नहीं हैं, ये तो सिर्फ इंडेक्स है। तो इसके लिए इन बातों के हिसाब से मुझे लगता है कि इंडेक्स फंड में आपको एक से ज्यादा फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा। तो उसको आप अपने हिसाब से भी कोई भी फंड, आप कोई भी इंडेक्स फंड ले सकते हैं और सारा पैसा उसी एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो मेरे हिसाब से बेहतर होगा। और दूसरी बात जहां तक रही कि आपने कोई गोल सिलेक्ट नहीं किया तो करेंगे तो अच्छा रहेगा, उस हिसाब से आपने पोर्टफोलियो को बराबर से एक एलोकेट कर सकते हैं एसेट्स के बीच में, स्कीम्स के बीच में। और अभी जो 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको 4 फंड सजेस्ट करूंगा। एक तो आप लार्ज कैप में कैनरा रोबेको इक्विटी ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट कीजिए। स्मॉल कैप में आप SBI स्मॉल कैप सेलेक्ट कर सकते हैं। मिड कैप में एक्सिस मिड कैप फंड और एक मल्टी कैप में पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ओके। तो ये 4 फंड्स की मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि ये फंड्स अच्छे रहेंगे, इनके साथ में आप कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहिए। अच्छा सर, एक बात बताएं, यहाँ पे जो इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं लोग, तो कई दफ़ा ये सवाल आता है कि सेंसेक्स वाला रखें या फिर निफ्टी प्लान रखें, आप क्या प्रेफर करते हैं? या फिर ये भी निवेशक के ऊपर या उसके रिस्क प्रोफाइल के ऊपर निर्भर करता है क्या? मैं यूजुअली निफ्टी 50 को प्रिफर करता हूं। उसका रीजन ये है कि निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं और सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स हैं। तो जब निफ्टी 50 को आप सिलेक्ट करते हो थोड़ा सा आपका पोर्टफोलियो थोड़ा और डाइवर्सिफाई हो जाता है। अच्छा। तो उस हिसाब से मैं निफ्टी 50 करता हूं। बट अदरवाइज जैसे आप समझ लीजिए कि मल्टी कैप और फोकस्ड फंड, तो उसी तरह से यहां पर थोड़ा सा जो पोर्टफोलियो है वहां पर मैंडेट नैरो हो जाता है जब सेंसेक्स की बात करते हैं, और निफ्टी होता है तो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है बस। ओके, ऑलराइट, ठीक है। ओके, चलो यहाँ पर अब हम सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म करते हैं और रुख करते हैं हमारे ख़ास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। इस पूरे हफ्ते हमने अपने एक्सपर्ट से बात की है और उनसे जाना कि ESG फंड पर उनकी राय क्या है। आज हम पंकज सर से भी जान लेते हैं। पंकज सर, ये एकदम नया इसका कहते हैं लहर चली है, हालांकि कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है लेकिन भारत में नई लहर चली है इसकी। 1 साल में 3 या 4 फंड्स लॉन्च हुए हैं ESG फंड। तो आप बताएं कि ये थीम कैसी है और किस तरह के निवेशकों को इस तरह की थीम में निवेश करना चाहिए? देखिए, यूजुअली जब कोई भी फंड मैनेजर स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं तो पहला क्राइटेरिया यही होता है कि वो कैसा रिटर्न देगा, किस तरह के स्टॉक्स हैं वो और कितना पैसा बन रहा है उस तरह की कंपनी में। जी। जब हम ESG की बात करते हैं यानी कि एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, तो यहां पर फाइनेंस के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि ये जो कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी इन पैरामीटर्स पर कितनी खरी उतरती हैं। अगर वो एनवायरमेंट के प्रति बहुत जागरूक हैं, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में काफी जागरूक हैं, काफी केयर करते हैं, सोशल हो या फिर मतलब कि अपने एम्प्लॉयज के प्रति, कस्टमर के प्रति उनकी क्या सोच है, इस तरह का सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। इसका फायदा ये होगा कि अगर कोई कंपनी सिर्फ फाइनेंशियल पैरामीटर पर सिलेक्ट की जाती है तो आज तो वो कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है, लेकिन हो सकता है कि लंबे टाइम पर सस्टेन ना कर सके। बट यदि ऐसी कंपनी जो कि ESG एनवायरमेंट के बारे में, सोसाइटी के बारे में और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में काफी अच्छा सोचती है तो ऐसी कंपनीज लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेंगी और सस्टेनेबिलिटी ज्यादा रहेगी। अब इसमें क्या है, जो भी ये ESG फंड्स हैं इनका जो बेंचमार्क है वो बेसिकली निफ्टी ESG PRI इंडेक्स है, और जो ESG इंडेक्स है निफ्टी का ये बेसिकली लार्ज कैप इंडेक्स है। आप ये समझिए कि निफ्टी 100 इंडेक्स जो है उसी में से जैसे कि टोबैको बिजनेस या आपका कंट्रोवर्सल वेपन के बिजनेस या गैम्बलिंग के बिजनेस, इस तरह के बिजनेस वाली जो कंपनी होती हैं उनको एक्सक्लूड करके, यानी कि जो टॉप या निफ्टी 100 जो इंडेक्स है उसमें से इन कंपनी को एक्सक्लूड करके ये
ESG इंडेक्स बनाया गया है। तो ये लार्ज कैप इंडेक्स ही है, लेकिन थोड़ा सा और नैरो मैंडेट है इसका। इसमें से कुछ कंपनीज कुछ तरह के बिजनेसेस को अलग कर दिया गया है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये उनके लिए ही ये फंड है। दूसरी बात, आपका नजरिया जो है वो 5 साल या उससे ज्यादा का ही होना चाहिए, तभी आप इन्वेस्ट करें। और ये भी ध्यान रखें कि ये पूरी तरह से, जिस तरह से हम किसी डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप की बात करते हैं, इसका मैंडेट थोड़ा सा उससे नैरो है। तो मतलब फिर अगेन वही हो जाता है, अगर मैंडेट नैरो है तो कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो है, तो आपका रिस्क किसी दूसरे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अच्छा। तो जो लोग पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इक्विटी मार्केट में या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में, वो अपने पोर्टफोलियो में ESG को भी शामिल करें, उनके लिए एक अच्छा है। लेकिन जो पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना या इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करना, उनको मेरी सलाह अभी भी ये रहेगी कि आप लार्ज एंड मिड कैप फंड या फिर किसी अच्छे लार्ज कैप फंड से शुरुआत कीजिए। तो इसको क्या हम लोग मान लीजिए कि जो लार्ज कैप में ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं, मतलब ओके, एक लाइन में सवाल ये होगा कि क्या अपने पोर्टफोलियो में हम लार्ज कैप के बदले ESG फंड रख सकते हैं? देखिए अगेन थोड़ा सा आपका ये हो जाएगा अप्रोच जो है आपकी अप्रोच जो है थोड़ी सी मतलब कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो हो जाएगा। तो क्योंकि स्टॉक्स भी आपके थोड़े कम होते हैं इनमें कंपैरेटिवली, अगर हम देखें एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी की बजाय। तो जैसे मैंने बोला कि आप अगर ये चाहते हैं कि आपको बहुत ब्रॉड आपका सिलेक्शन प्रोसीजर हो, तो आप फिर जो एग्जिस्टिंग लार्ज कैप है उनमें रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न मिले और थोड़ा सा आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, तो उस केस में आप फिर इस तरह की ESG थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। बस ये देखिए कि ये वैल्यू, एक तरह से वैल्यू फंड कह सकते हैं, जिनका रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म में निकल कर आएगा। ओके ओके। और किस पैरामीटर पे इनको सेलेक्ट किया जाता है स्टॉक्स को इस ESG फंड में? ये हर म्यूचुअल फंड अपना अपना क्राइटेरिया रखती है या फिर एक कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है कि उसके हिसाब से ही स्टॉक सेलेक्ट किए जाएंगे? जैसा मैंने अभी बताया कि इनका जो बेंचमार्क है वो बेसिकली निफ्टी ESG इंडेक्स है जी। तो निफ्टी ESG इंडेक्स में ये क्राइटेरिया है ऑलरेडी कि निफ्टी 100 जो इंडेक्स है उसके जो स्टॉक्स हैं उनको लिया जाएगा। अच्छा। लेकिन उन स्टॉक्स में से जो अल्कोहल, टोबैको, कंट्रोवर्शियल वेपन, इस तरह की जो कंपनीज हैं, गैम्बलिंग से का बिजनेस जिस तरह की कंपनीज का होता है, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अच्छा। तो सिलेक्टेड लार्ज कैप स्टॉक्स, निफ्टी 100 के जो स्टॉक्स हैं उनमें से सिलेक्टेड स्टॉक्स जो होंगे यहां पर होंगे। ओके। तो इसके लिए लार्ज कैप ही एक तरह से, लेकिन उसमें से कुछ इस तरह के बिजनेस को एक्सक्लूड किया गया है। और कंपनी का सिलेक्शन जो मैंने आपको बताया कि मोस्टली ये सिलेक्शन रहेगा ऐसी कंपनीज जो कि इन पैरामीटर पर, मतलब कि एनवायरमेंट, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपका अगर ऑर्गेनिक फूड का बिजनेस है या फिर आप कार्बन इमिशन कम होता है आपके बिजनेस से, या फिर एम्प्लॉयमेंट की एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग पर आप बहुत ध्यान देते हैं, आप एम्प्लॉय की फर्टिलिटी रेट कम है, बहुत ज्यादा एट्रिशन आपके यहाँ नहीं होता है, लोग लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहते हैं आपके कंपनी में, तो ये क्राइटेरिया होते हैं बेसिकली यहाँ पर। आपके यहाँ पर जेंडर डाइवर्सिटी कैसी है कंपनीज में, इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है सिलेक्ट करने से पहले। ओके। तो फाइनेंशियल नंबर्स के साथ साथ इन मानकों को भी ध्यान में रखा जाता है और इसके हिसाब से कंपनियां सेलेक्ट की जाती हैं ESG फंड्स में। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और आपके सवालों का हमें इंतज़ार रहता है। सवाल आपको कहाँ भेजने हैं वो सब डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर। सवाल जब भी भेजते हैं तो अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखिए, सही नंबर भेजिए ताकि आपसे हम बात कर सकें। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।